हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन, या जिसको हिंदी में कहा जाता है असममित सूचना या विषम सूचना। और इसके दो एग्जाम्पल, एडवर्स सिलेक्शन प्रतिकूल चयन और दूसरा मॉरल हैजार्ड नैतिक खतरा, इन दोनों को भी हम इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसको एक तरह से सूचनाओं की विफलता या इंफॉर्मेशन फेलियर भी कहा जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन का मतलब जब किसी वस्तु प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कम जानकारी होती है, आधी अधूरी जानकारी होती हैं। जैसे मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं उसका जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो पार्टीज होती हैं। एक तो बेचने वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलर कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। और दूसरा होता है खरीदने वाला, बायर, जो उपभोक्ता है या जिसको हम क्रेता कह सकते हैं। तो देखिए जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन होता है, उसका लेन देन किया जाता है, तो उसमें जो दो पार्टीज होती हैं उसमें से एक पार्टी को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि उन दो पार्टीज में सेलर और बायर, उन दोनों में से किसी एक पार्टी को जो है उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। जैसे देखिए एक तो होता है सेलर, विक्रेता, और दूसरा होता है खरीदने वाला, बायर। तो ये देखिए दो पार्टी होती हैं। इन दो पार्टी में किसी प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी, ज़्यादा जानकारी किसके पास में होती है, सामान्यतया जो सेलर हैं, विक्रेता हैं, उसके पास में उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है। वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके क्या रिजल्ट हैं, इन सब का बारे इंफॉर्मेशन जो होती हैं उस सेलर को ज़्यादा होती हैं। किसके कंपेरिजन में, बायर के कंपैरिजन में। तो जब किसी वस्तु के क्रेता जो हैं, बायर, उसकी तुलना में विक्रेताओं को ज़्यादा जानकारी है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों पार्टीज में इंफॉर्मेशन क्या है, उनके पास में उस प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो एक जैसी नहीं है। जो बायर है, खरीदने वाला है, उसके पास में जानकारी कैसी है, आधी अधूरी है। तो जब दो पक्षों में से जो खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उनमें उस प्रोडक्ट के बारे में किसी एक पक्ष को अगर पूरी जानकारी नहीं होती है, तो ये जो स्थिति है वो एक तरह से किसको दर्शाती हैं, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन को दर्शाती हैं। और इस स्थिति को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन फेलियर, सूचनाओं की विफलता भी कह सकते हैं। देखिए इकोनॉमी में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, वस्तु एवं सेवाओं का जो व्यापार होता है, लगभग उन सभी ट्रांजैक्शन में हम देखते हैं दो पक्ष होंगे, दो पार्टीज होगी। एक तो बेचने वाली सेलर होगी और दूसरी खरीदने वाली जो बायर होते हैं। तो दोनों में अगर हम देखते हैं सामान्यतः क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को जो सेल किया जा रहा है, जिसका लेन देन किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, उसके बारे में दोनों पार्टीज को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं। सारे जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी भी वस्तु का जो लेन देन हो रहा है, सामान्यतः उसमें ये विशेषता देखने को मिलती है कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो खरीदने वाला है, उपभोक्ता या बायर, उसको उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता है। जबकि ज़्यादा जानकारी किसके पास में अवेलेबल होती हैं, जो सेलर हैं, विक्रेता हैं, उसके पास में। तो दोनों पक्षों के पास में जो सूचनाएं अवेलेबल हैं वो समान नहीं हैं, इसलिए इसको एक तरह से क्या कहा जाता है, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन कहा जाता है, असममित सूचना कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में एक तरह से क्या हो सकता है, जो वस्तुओं के बारे में जानकारी है, ठीक है, उसमें विशिष्टीकरण और विभाजन ये हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि एक जैसे एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट को क्या होता है, कानून के बारे में पूरी जानकारी होती है, जबकि उसका जो क्लाइंट है उसको इतना नॉलेज नहीं होता है कानून के बारे में। जैसे कि डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर को हेल्थ के बारे में, उसका जो पेशेंट है, पेशेंट को क्या बीमारी है, उसकी जानकारी ज़्यादा होती है। बाकायदा जो उसका पेशेंट है, पेशेंट को इतना नॉलेज नहीं होगा कि उसको क्या हो रहा है। एक टीचर जो है उसको वो जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसके बारे में वो ज़्यादा जानकारी रखता है, स्टूडेंट को इतनी जानकारी नहीं होती है। तो इस तरीके से रियल लाइफ में अगर हम देखें, एक आर्किटेक्ट हैं,
पुलिस ऑफिसर हो सकता है, इंजीनियर हैं, तो जो भी अपनी सर्विस दे रहा है उनको उस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है दूसरे के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जब असममित सूचना होती है तो इससे अर्थव्यवस्था में एक तरह से क्या होता है, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन और विभाजन की जो स्थिति की हम बात करें डिवीजन की, वो एक तरह से किसको दर्शाती हैं, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन को दर्शाती हैं, असममित सूचना को दर्शाती हैं। क्लियर हो गया? ये जो एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, असममित सूचना है, वो एक तरह से नॉलेज का स्पेशलाइजेशन और डिवीजन, जो जानकारी है उसका विशिष्टीकरण और विभाजन को भी दर्शाता है। जैसे अगर हम कहें कि एक एडवोकेट हैं, सीए हैं, आर्किटेक्ट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इन सभी को अपने अपने फील्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है दूसरों की तुलना में। जैसे डॉक्टर हैं, अगर वो किसी पेशेंट को देखता है तो उस पेशेंट को क्या बीमारी है उसका नॉलेज जो है वो ज़्यादा किसके पास में होता है, डॉक्टर के पास में होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी एक पक्ष के पास में ज़्यादा जानकारी होती है दूसरे के कंपैरिजन में, तो इससे एक तरह से क्या होता है, जो सूचनाएं हैं उसमें विशिष्टीकरण और विभाजन, जो स्पेशलाइजेशन है और डिवीजन ऑफ नॉलेज जो होता है वो एक तरह से बढ़ता है। अब देखिए इस स्थिति को समझने के लिए जो एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, असमित सूचना है, उसके बारे में दो एग्जाम्पल, एक तो एडवर्स सिलेक्शन और दूसरा मोरल हैजार्ड क्या होता है उसको आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है उससे एडवर्स सिलेक्शन की क्या प्रॉब्लम होती है, केवल इसका मीनिंग क्या है उसको ही हम समझेंगे, और बाद में ये जो प्रॉब्लम है इसका क्या सॉल्यूशन है, मोरल हैजार्ड उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, एडवर्स सिलेक्शन की अगर बात की जाए, प्रतिकूल चयन, तो देखिए एडवर्स सिलेक्शन जो है वो कब अकर होता है, कब उत्पन्न होता है, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट के बारे में एसिमेट्रिकल अनइक्वल इंफॉर्मेशन होती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। जब किसी वस्तु के बारे में क्रेता और विक्रेताओं को अपूर्ण जानकारी होती है, किसी एक पक्ष को पूरी जानकारी होती है और दूसरे पक्ष को पूरी जानकारी नहीं होती है। देखिए दोनों जो कंडीशंस हैं, जो एडवर्स सिलेक्शन है और मोरल हैजार्ड है, वो दोनों किस कारण से उत्पन्न होते हैं, मार्केट में जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके की है, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, अनइक्वल इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट के बारे में, जो सेलर हैं बायर हैं। लेकिन जो एडवर्स सिलेक्शन है उसमें क्या होता है, ये जो सूचनाएं हैं वो असमान है, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन की वजह से जो वस्तु का क्रेता है बायर हैं उसको प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में एक तरह से क्या होती हैं, दिक्कत होती है। उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना, चयन करना उसके लिए एक तरह से क्या होता है, कठिनाई भरा होता है। अब कैसे होता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जॉर्ज एकरलॉफ हैं, उन्होंने 1970 में दिया था, और उसको एक तरह से द मार्केट फॉर लेमन्स कहा जाता है। जो सेकंड हैंड यूज्ड कार होती हैं एक तरह से उनसे संबंधित हैं। तो यहाँ पर द मार्केट फॉर लेमन्स का मतलब क्या हो गया, यूज्ड कार का जो मार्केट होता है उनसे संबंधित है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम केवल एडवर्स सिलेक्शन क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। माना कि देखिए एक व्यक्ति हैं, वो सेकंड हैंड कार, जो यूज्ड कार हैं उसको परचेज करना चाहता है और उसको बेचने वाला एक सेलर है। अब देखिए इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो खरीदने वाला बायर है उसको सेकंड हैंड कार जो सेलर बेच रहा है, जो उसका ओनर है, उस ओनर को उस कार के बारे में पूरी जानकारी होगी। मतलब जो खरीदने वाला है उसको उस कार के बारे में, सेकंड हैंड कार के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो कार वो बेच रहा है, जो बेचने वाला जो ओनर है उसको, सेलर को एक तरह से उस कार के बारे में पूरा पता होता है। मतलब कि वो कार क्यों बेच रहा है, उसका क्या रीज़न है, उस कार में क्या कमी हो सकती है, ये जो कार है वो एक्सीडेंटल है या इसका जो इंजन है वो ख़राब हो चुका है, पहले उसको ठीक कराया गया है, मतलब उसमें क्या मिस्टेक है, उसमें कागजात किस प्रकार के हैं, कागजात में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मतलब सेलर को सारी जानकारी पता होती है उस कार के बारे में।
क्लियर। एक कार का ओनर है, उसने कार खरीदी 5 साल पहले, उस कार को वो बेचना चाहता है। अब उस कार को जो खरीदने वाला है, जो बायर है, उपभोक्ता, वो एक तरह से क्या सोचेगा कि ये सामने वाला जो है वो कार क्यों बेच रहा है। उसके मन में हो सकता है कि किसी प्रकार का भ्रम हो जाए, कि हो सकता है कि ये जो कार है उसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो अब जो कार अगर कम कीमत पर बेचेगा, माना कि 5 लाख की जो कार है उसको अगर वो 1 लाख में अगर बेचता है, तो ऐसी स्थिति में जो खरीदने वाला है उसके मन में एक तरह से ऐसा आएगा कि इतनी सस्ती ये कार क्यों बेच रहा है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो या अन्य कोई और भी कमी हो सकती है। लेकिन जो सेलर है, बेचने वाला, वो एक तरह से क्या करेगा, उस खरीदने वाले जो बायर हैं, उपभोक्ता हैं, व्यक्ति हैं, उसको एक तरह से क्या करेगा, वो मोटिवेट करेगा। मतलब कि वो बताएगा अपनी जो कार है उसकी एक तरह से विशेषताएं बताएगा, कि वो कहेगा कि भाई मेरे पास में दूसरी कार है, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं बेचना चाहता हूँ। या ये कार जो है वो अभी तक बहुत ही कम चली हुई है, इतने कम दामों में आपको मार्केट में ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी, बहुत ही सस्ती हैं। अब जो बेचने वाला है वो सोचता है कि ये जो कार है, ठीक है, माना कि मेरे 80,000 में बिक जाने चाहिए, लेकिन वो कितने में बेचने का प्रयास कर रहा है, 1 लाख में बेचने का प्रयास कर रहा है। मतलब सेलर जो है वो कार की कम वैल्यू एक तरह से सोच रहा है, लेकिन वो एक तरह से उसको 80,000 की जगह 1 लाख रुपए में बेचने में सक्सेस हो जाता है। तो इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया, ये जो उसने उसको मोटिवेट किया है, जो बायर उसको खरीदने के लिए एक तरह से उसने बताया कि ये कार बहुत अच्छी है, उसकी जो भी उसने विशेषताएं बताई हैं उससे अट्रैक्ट होकर वो जो व्यक्ति है वो सेकंड हैंड कार को परचेज कर। और खरीदने वाला जो है उसने भी ये सोचा कि मैं इस कार को अगर 1 लाख रुपए में खरीदूंगा, तो 1 लाख में खरीदने के बाद में हो सकता है कि इसके ऊपर मुझे 50,000 रुपये का और एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ जाए। तो ये सोच के, ये कैलकुलेशन करके वो क्या करता है, एक तरह से कार को खरीद लेता है। तो ये एक तरह से किसको दर्शा रहा है, एडवर्स सिलेक्शन को दर्शा रहा है, कि उसके मन में जो भ्रम था, लेकिन जो बेचने वाला सेलर था उसने उसको गाइड किया था और उसके बाद में वो उसको खरीदने के लिए एक तरह से राजी हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा एडवर्स सिलेक्शन। अब देखिए एडवर्स सिलेक्शन है, इसको समझने के लिए हम चाहें तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं बीमा का, कि जैसे दो व्यक्ति हैं जो अपना लाइफ का बीमा कराना चाहता है, लेकिन उन दो व्यक्तियों की जो विशेषताएं वो कौन सी हैं, एक व्यक्ति जो है वो तो धूम्रपान करने वाला है, स्मोकर है, लेकिन वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, व्यायाम नहीं करता है। और दूसरा व्यक्ति कौन है, जो धूम्रपान नहीं करता है, नॉन स्मोकर है, और डेली वो एक तरह से क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, अपना जो हेल्थ है उसको एक तरह से वो फिट रखता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस जो कराया जा रहा है उसमें जो स्मोकर हैं उसकी प्रीमियम एक तरह से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और नॉन स्मोकर की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहाँ पे होता है, जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर ऐसा है, लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो अलग अलग प्रीमियम एक तरह से नहीं होती। जनरली उनसे जो प्रीमियम ली जाती है वो दोनों का एक तरह से एवरेज है, फिक्स कर रखा है एज के हिसाब से, उस हिसाब से वो ले ली जाती हैं। तो देखिए एडवर्स सिलेक्शन तो ये हो गया हमारा। दूसरा जो इस हमारा जो टॉपिक है वो है मोरल हैजार्ड क्या होता है, उसको अब हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मोरल हैजार्ड जो है वो भी एक तरह से किससे रिलेटेड है, जो एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है, जो असममित सूचना है, उनसे ही संबंधित हैं। और जब एक पक्ष के द्वारा जो जोखिम उठाया जा रहा है, ठीक है, उस जोखिम की जो लागत है वो किसके ऊपर ट्रांसफर कर दी जाती है, दूसरे व्यक्ति के ऊपर, दूसरे किसी पक्ष के ऊपर, दूसरी पार्टी के ऊपर ट्रांसफर कर दी जाती हैं, उसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, मॉरल हैजार्ड कहते हैं। तो ए सिचुएशन इन विच वन पार्टी गेट्स इन्वॉल्व इन ए रिस्की इवेंट नोइंग दैट इट इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क एंड द अदर पार्टी विल इनकर द कॉस्ट। मतलब एक पक्ष के द्वारा जो जोखिम उठाई जाती हैं उसको पता है कि उस जोखिम का जो भी नुकसान होगा वो जो दूसरा पक्ष है जिसने उसका बीमा कर रखा है वो एक तरह से सहन करता है। और इसी के कारण एक तरह से क्या करता है, जो व्यक्ति बीमा कराता है वो एक तरह से नैतिक दृष्टि से अगर हम देखें या सामाजिक हित की दृष्टि से देखें तो वो केवल अपना लाभ ही देखता है, सामाजिक हित को वो नहीं
नहीं देखता है। तो इस स्थिति को एक तरह से हम क्या कहेंगे, मॉरल हैजार्ड कहेंगे। और इसमें भी क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, उन दो पार्टीज में एक पार्टी को उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती हैं, दूसरे को कम जानकारी होती हैं। अब देखिए, इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि माना कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका अपना एक हाउस है और नियर फ्यूचर के बारे में वो सोचता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज हो सकता है, या उसने सोचा है नहीं सोचा, लेकिन उसका उसने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। तो किसी भी प्रकार का अगर भविष्य में कोई लॉस होता है, आग लग जाती है या अन्य कोई दुर्घटना होती है, मकान को नुकसान होता है, तो उसका जो नुकसान है वो उसी व्यक्ति को एक तरह से सहन करना पड़ता है। इसलिए वो क्या करता है, अपने मकान की एक तरह से देखभाल करता है, ठीक है, उसको एक तरह से अच्छा सा रखता है। मतलब जो भी केयर कर सकता है वो उसकी पूरी एक तरह से केयर करता है, ताकि जो घटना घट सकती है, जो डैमेज हो सकता है, डैमेज से जो उसको नुकसान हो सकता है, उससे बचने के लिए वो हमेशा प्रयास करता रहता है, जब उसने उसका बीमा नहीं कराया है। लेकिन अब उसके मन में माना कि ये सोचता है कि नहीं यार, मैं अपना जो मकान है उसका बीमा करा लूं, या दुकान भी हो सकती है उसका मैं बीमा करा लूं। तो बीमा कराने के बाद में एक तरह से क्या होता है, उसका जो बिहेवियर है वो एक तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है, बीमा नहीं कराया था उससे पहले तो उसको पता था कि मकान में किसी भी प्रकार का, मकान या दुकान का जो भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी नुकसान हुआ तो उसी को सहन करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ, उसको चोरी का डर है या किसी भी प्रकार का जो डर है, उसके लिए उसने क्या कर लिया, इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस कराने से क्या होगा कि अब उसका जो डर है, उसको डैमेज होने का जो डर है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो अब धीरे धीरे अपना बिहेवियर वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। मतलब उसकी वो चिंता कम करता है, उसका केयर कम कर लेगा। पहले हो सकता है कि उसने अपने मकान की रक्षा के लिए जैसे वॉचमैन रख रखा हो, या किसी प्रकार का डैमेज जैसे कि बाढ़ से नुकसान होने की अगर उसको चिंता थी तो उसके सुरक्षा के लिए उसने उपाय कर रखे थे। लेकिन अब उसने अपने मकान का बीमा करा लिया, तो बीमा कराने के बाद में उसका जो बिहेवियर है वो चेंज किस प्रकार से हो जाएगा कि अब वो जो सुरक्षा के उपाय अपना रखे थे उसके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। वॉचमैन रखा था तो हो सकता है कि अब वॉचमैन को वो हटा दे। तो इस तरीके से लोगों का जो बिहेवियर है वो एक तरह से क्या हो जाता है, इस स्थिति में चेंज हो जाता है। तो जब किसी एग्रीमेंट के बाद में लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन को एक तरह से हम क्या कहेंगे, मॉरल हैजार्ड कहते हैं। ये एक तरह से सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, सामाजिक हित पर ध्यान नहीं दिया गया। इसमें व्यक्ति क्या करता है, केवल अपने स्वयं के बारे में एक तरह से वो सोचता है, पूरे समाज के बारे में वो नहीं सोचता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक बाइक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो ऐसे इसने व्यक्ति क्या करेगा, उसकी अच्छे से केयर करता है, उसको कहीं पे भी रखता है तो उसके लॉक लगा के रखता है, उसको स्मूथ चलाता है, आराम से चलाता है और ध्यान रखता है कि किसी प्रकार का इसको कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन अब वो क्या करता है, इस बाइक की जो वैल्यू है उसकी फुल वैल्यू के इक्वल वो क्या करा लेता है, इंश्योरेंस करा लेता है। और इंश्योरेंस कराने के बाद में उसकी जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ जाता है। बिहेवियर में चेंज कैसे आ जाता है कि वो उसकी केयर करना एक तरह से छोड़ देता है, कि वो सोचता है कि चोरी अगर हो जाएगी या किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल अगर उस बाइक में डैमेज हो जाएगा तो उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई किसके द्वारा कर दी जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उसकी भरपाई कर दी जाएगी। तो ये सोच के एक तरह से वो क्या करता है, उसकी केयर करना कम कर देता है। तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, मॉरल हैजार्ड को दर्शाता है। अब देखिए, बाइक का अगर वो इंश्योरेंस कराता है तो इंश्योरेंस वाला, जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जो भी बाइक की रेट होती हैं उस बाइक की एक फिक्स रेट के हिसाब से इंश्योरेंस की जो किस्त होती है, इंस्टॉलमेंट होती है, वो फिक्स होती हैं। मतलब उस बाइक को कौन चला रहा है ऐसा नहीं देखा जाता है इंडिया में। मतलब होना तो क्या चाहिए कि अगर बच्चा बाइक चला रहा है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होती है तो प्रीमियम ज़्यादा होने चाहिए। एक मैच्योर्ड पर्सन चला रहा है बाइक तो उसमें रिस्क कम होती है, एक्सीडेंटल के चांस कम होते हैं तो प्रीमियम क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा एक तरह से नहीं होता है। मतलब बाइक अगर कोई परचेज कर रहा है, कोई भी परचेज कर रहा है, उनके लिए इंश्योरेंस की जो किस्त होती है, रेट होती है, वो एक तरह से क्या होती है, सबके लिए फिक्स होती है कि एवरेज प्राइस होती हैं वो ही सभी से वसूली जाती हैं। तो देखिए, इंश्योरेंस कराने के बाद में लोगों का जो बिहेवियर है
हैं वो एक तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉरल हैजार्ड कहते हैं। तो देखिए मॉरल हैजार्ड में तो क्या होता है कि जब दो पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट के बाद में लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाए एग्रीमेंट के बाद में, तो वो क्या होता है, मॉरल हैजार्ड। और एग्रीमेंट होने से पहले, ठीक है, कोई चेंजेस आता है तो वो एक तरह से किसको दर्शाएगा, एडवर्स सिलेक्शन को दर्शाएगा। कि जैसे सेकंड हैंड कार जो है वो परचेज करना चाह रहा था, अब सेकंड हैंड कार को वो ये सोच के नहीं परचेज कर रहे कि हो सकता है इसमें किसी प्रकार की कोई ज़्यादा जैसे खराबी होगी, डैमेज हो गई होगी या किसी प्रकार की और भी कमी हो सकती हैं, तो ये सोच के हो सकता है कि व्यक्ति जो है उस कार को नहीं परचेज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से क्या है, एडवर्स सिलेक्शन है। तो एडवर्स सिलेक्शन तो कब होता है, एग्रीमेंट से पहले, और मोरल हैजार्ड जो है वो कब होता है, एग्रीमेंट के बाद में। अब देखिए इसको समझने के लिए, जो मोरल हैजार्ड हैं उसको समझने के लिए हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि माना कि एक व्यक्ति क्या करता है, रेंटल कार लेता है, अपना कुछ काम है उस काम को पूरा करने के लिए रेंटल कार ली है। तो कार अगर उसने रेंटल पर ली है तो इस स्थिति में क्या करेगा, वो उस कार को जैसे वो रफ चलाता है, उसकी ज़्यादा वो केयर नहीं करता है। जितनी अगर अपनी कार होती है, जितनी केयर व्यक्ति अपनी कार की करता है उतनी केयर वो रेंटल कार की एक तरह से नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति एक तरह से क्या कर रहा है कि अपने के बारे में वो ज़्यादा सोचता है, पूरा जो समाज है सामाजिक दृष्टि से उसकी जो सोच है वो तो उसका जो बिहेवियर है वो एक तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और मोरल हैजार्ड की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो इंश्योरेंस सेक्टर हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्री हैं, उसमें एक तरह से मोरल हैजार्ड जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए दोनों की अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही जो प्रॉब्लम है, मॉरल हैजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन, दोनों ही प्रॉब्लम कब आती हैं, जब मार्केट जो है उसमें इंफॉर्मेशन किस प्रकार की है, एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है। मतलब जो सूचनाएं हैं उनमें असमानता है, असममित सूचना होने पर दो प्रॉब्लम होती है। दोनों ही प्रॉब्लम, मॉरल हैजार्ड और एडवर्स सिलेक्शन, दोनों कब उत्पन्न होगी, जब इंफॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में कैसी हैं, एसिमेट्रिकल हैं, विषम हैं, असममित हैं। लेकिन दोनों के बीच में देखिए अंतर क्या है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम अंतर की बात करें तो जो एडवर्स सिलेक्शन है वो एक तरह से क्या है, प्री कॉन्ट्रेक्चुअल हम इसको कह सकते हैं। मतलब किसी प्रोडक्ट का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है सेलर और बायर के बीच में जो डील होती हैं, उस डील से पहले का जो बिहेवियर होता है वो एक तरह से एडवर्स सिलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है उस ट्रांजैक्शन के पूरा होने से पहले लोगों का जो बिहेवियर है वो एक तरह से एडवर्स सिलेक्शन से रिलेटेड है। तो जैसे एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सेकंड हैंड कार परचेज करना चाहता है, तो सेकंड हैंड कार परचेज करने से पहले वो उस सेकंड हैंड कार को बाहर से अगर वो देख रहा है तो उसको अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन उसमें अंदर उसमें क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में वो सारा अगर देखता है तो ये एक तरह से एडवर्स सिलेक्शन को बता रहा है। लेकिन मोरल हैजार्ड जो है वो एक तरह से क्या होता है, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, आफ्टर डील। मतलब जो ट्रांजैक्शन हो जाता है उस ट्रांजैक्शन हो जाने के पश्चात एक तरह से क्या होता है, मोरल हैजार्ड। जैसे व्यक्ति ने क्या कर दिया, अपनी कार का बीमा करा दिया, तो कार की बीमा करने के बाद में उसकी जो केयर है वो एक तरह से कम करता है। उसको पता है कि उसने कार का बीमा करा दिया है, उसको किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है तो उसका जो नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी से वो वापस हासिल कर लेगा, वापस उसे प्राप्त कर लेगा। तो इस तरीके से ये एक तरह से किसको दर्शाएगा, मोरल हैजार्ड को। इसी तरीके से देखो एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि जो एडवर्स सिलेक्शन है उसमें एक पार्टी, दो पार्टीज होती हैं, उनमें से एक पार्टी को किसी प्रोडक्ट के बारे में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, पूरी जानकारी नहीं होती है। लेकिन मोरल हैजार्ड है उसमें दोनों ही पार्टी को उस प्रोडक्ट के बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज हो सकता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है। कि जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा कर रही है तो व्यक्ति की जो आदत है वो किस प्रकार की, वो धूम्रपान करता है या नहीं करता है उसके बारे में उसको पूरा नॉलेज नहीं होता है। अगर वो जानकारी हासिल करती हैं, लेकिन हो सकता है कि जो धूम्रपान करने वाला व्यक्ति है वो गलत जानकारी दे दे, वो बता दे कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ या मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, छोटी मोटी बीमारी ऐसे टाल सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंश्योरेंस कंपनी है और व्यक्ति हैं
ठीक है, दोनों को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसा मोरल हैजार्ड में हो सकता है। और इसको समझने के लिए हमने जो एग्जांपल अभी समझा था एडवर्स सिलेक्शन को हम यूज्ड कार का जो मार्केट है उसको लेके समझा सकते हैं, जबकि मोरल हैजार्ड जो है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके, या अभी जो हमने रेंटल कार का जो एग्जांपल लिया था, या फिर बाइक का जो इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कराने से पहले व्यक्ति क्या करता है, बाइक को अच्छा सा आराम से चलाता है, उसके लॉक करता है, उसकी अच्छी केयर करता है, लेकिन इंश्योरेंस कराने के बाद में उसका जो बिहेवियर है वो एक तरह से चेंज हो जाता है, जो किसको दर्शाता है, मॉरल हैजार्ड को। तो इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस है। एडवर्स सिलेक्शन में एक तरह से क्या होता है कि कंज्यूमर जो है किसी प्रोडक्ट का कैसे सिलेक्ट कर रहा है, उसको चयन करने में क्या कठिनाई आ रही है उसको हम देखते हैं। साथ ही साथ इसमें एक पक्ष जो होता है उसको पूरी जानकारी होती है, दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं होती है पूरी। और मोरल हैजार्ड में एक तरह से क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, उसमें सामाजिक हित है या नहीं है। ठीक है, सामाजिक दृष्टि को एक तरह से नहीं देखा जाता। व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में, स्वयं के बारे में एक तरह से सोचता है। और साथ ही साथ इसमें एक पक्ष के द्वारा रिस्क उठाई जाती हैं। एक व्यक्ति ने जैसे अपना बीमा करा दिया है, तो दूसरा उस रिस्क को वापस क्या कर रहा है, वो कवर करता है। ठीक है, इस तरीके से ये मोरल हैजार्ड होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम, इसका क्या सॉल्यूशन होता है।